और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर किन किन मुद्दों पर दोनों पक्षों में सस्पेंस हैं, या फिर यूं कहिए कि किन मुद्दों पर दोनों पक्ष सहमत नहीं हैं या नहीं होंगे। अगर ईरान की बात की जाए तो होर्मुज संकट जो है वो सुलझाने के लिए यूएस ने सीज फायर किया है, ये ईरान का कहना है। उधर अमेरिका क्या कह रहा है कि हमलों से घबरा गया है ईरान, इसलिए दरअसल अब बातचीत के लिए वो तैयार हो गया है। जो दूसरी बात यहां पर सामने आती है वो ये कि अमेरिका क्या कह रहा है। अमेरिका कह रहा है ईरान संपूर्ण यूरेनियम यूएस को सौंप देगा। ईरान का कहना है कि यूरेनियम संवर्धन का अधिकार सिर्फ ईरान के पास रहेगा, यह स्पष्ट कर दिया है और यह पहले दिन से कहता आ रहा है ईरान। अमेरिका क्या कह रहा है कि प्रतिबंध जो उस पर लगाए गए हैं दरअसल अमेरिका द्वारा ही, वो प्रतिबंध हटाने पर विचार करेंगे। ईरान कह रहा है कि सभी प्राइमरी और सेकेंडरी प्रतिबंध जो है उनको हटाया जाए हमारे ऊपर से। ये तीसरी बड़ी बात। चौथी बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट से यूएस सैनिकों की वापसी मुश्किल है। अमेरिका मतलब ये कह रहा है कि अभी वो वापसी नहीं होगी जो ट्रूप्स उन्होंने वहां पर उतारी थी, अभी हम देखेंगे, जब तक फाइनल कुछ नहीं हो जाता तब तक वो ट्रूप्स वहीं रहेंगे। ईरान का कहना है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सेनाओं की वापसी होगी तभी कोई बातचीत हो सकती है, वरना बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। पांचवा, एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि अमेरिका कह रहा है कि सीज फायर में लेबनान हिजबुल्लाह शामिल नहीं है, मतलब वो इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है जो ये 2 हफ्ते का एक विंडो यहां पर खोली गई है। ईरान ये कह रहा है हिजबुल्लाह समेत सभी मोर्चों पर युद्ध बंद हो, वरना ये युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। और ये जब उसकी ओर से यानी कि ईरान की ओर से 10 शर्तें दी गई थी, प्रस्ताव दिए गए थे, तो उसमें सबसे पहली लाइन लेबनान शामिल था उसमें, लेकिन उसी को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है इजराइल। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरानी एयर स्पेस में पाकिस्तान ने लड़ाकू जेट और अवाक्स तैनात किए हैं। पाकिस्तान ने लड़ाकू जेट और अवाक्स ईरानी एयर स्पेस में भेजे हैं। पाकिस्तान ने ईरानी सीमा क्षेत्र में एयर स्पेस एस्कॉर्ट किया है। फाइटर जेट और एयरवेव कंट्रोल सिस्टम से सुरक्षा दी है। उच्च स्तरीय ईरानी डेलीगेशन को इस्लामाबाद लाया गया। प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचा, लेकिन बातचीत के लिए बड़े नेता अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जिनका रहना इसमें जरूरी है। तो अब क्या यह खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है? 10 अप्रैल आज का ये दिन जो मुकर्रर किया गया था कि दोनों के बीच अब आगे एक पूरा जो खाका है वो तैयार किया जाएगा। अब चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर ईरान, लेबनान और हिजबुल्लाह के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए क्यों तैयार है। आखिर वार्ता से ज्यादा जरूरी ईरान के लिए लेबनान और हिजबुल्लाह क्यों हो गए हैं। दरअसल ईरान से 2100 किलोमीटर की दूरी पर है लेबनान। 1979 से ईरान लेबनान में अच्छे संबंध है। लेबनान के बॉर्डर से दरअसल ये लगता है और इजराइल के खिलाफ लेबनान हिजबुल्लाह हमलावर है। हथियारबंद हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है। हिजबुल्लाह की फंडिंग ईरान ही करता है और पश्चिमी एशिया में ईरान का ये सबसे मजबूत साझीदार है। इजराइल के वजूद में आने के साथ से ही विरोधी है लेबनान। इसीलिए दरअसल लेबनान को लेकर, हिजबुल्लाह को लेकर ईरान इतना हमलावर है और ईरान ये कह रहा है कि फिर ऐसे में इस बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसी पर और विस्तार से हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आज जो ये बातचीत तो होने वाली थी, क्योंकि वहां पर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल तो पहुंच गया है, ईरान लेकिन वहां पर एन मूवमेंट पर यह दिखा रहा है कि भाई नहीं, लेबनान जब तक उसका हिस्सा नहीं होगा तब तक बातचीत बेईमानी है। और बाकी तो ऐसी तमाम बातें हैं, उन पॉइंट्स पर भी एक एक कर हम आएंगे, लेकिन पहले बात लेबनान की। हाँ बिल्कुल, देखिए इस बात की तवक्को की जा रही थी कि ये जो शांति वार्ता है या नेगोशिएशन है ये टेक ऑफ ना हो, क्योंकि ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि उसके जो प्रॉक्सीज हैं उन पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और हिजबुल्लाह एक मतलब जो ग्रुप है या तंजीम है वो ईरान को काफी समर्थन देती है और इजराइल के खिलाफ भी खड़ी हुई है। तो ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया था और ईरान का ये विड्रॉ करना, और देखिए इजराइल ने जिस तरह से वापस हमले किए हैं ईरान के ऊपर भी और हिजबुल्लाह के ऊपर भी लेबनान में, तो ये बताता है कि जब तक देखिए पूर्ण कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं, जब तक उनको तरजीहत नहीं दी जाएगी या उनको ऑनर नहीं किया जाएगा, मुझे नहीं लगता ये वार्ताएं कभी टेक ऑफ करेंगी। रही बात ईरान की, तो ईरान ने बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया था
अमेरिका उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि साहब आप बातें नहीं करेंगे या वार्ता के लिए नहीं आएंगे तो हम दोबारा अपना जो है वो हमले जारी करेंगे। हालांकि कल अमेरिका और इजराइल की बातें हुई हैं इस बारे में, तो अगर ये शांति चाहते हैं तो उनको देखिए ये टेम्पररी शांति आएगी कैसे? आप देखिए ना, जो मीडिएटर बन रहा है, जो पाकिस्तान ही मीडिएटर बन रहा है, रक्षा मंत्री इजराइल को लेकर कुछ कुछ बोलते हैं। अव्वल तो इजराइल इसमें शामिल नहीं है, तो बातचीत का मतलब क्या? ये तो पहला पॉइंट। दूसरी बात ये, वो जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। तीसरी बात ये कि जो ईरान को लेकर जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपसे पूछा था, तो फिर ऐसा ना हो कि आज पहले तो वो पहुंचे ही नहीं है, अब जब ये डिरेल हो जाएगी तो कल शनिवार का दिन, फिर रविवार का दिन, फिर से उसी तरीके से हमले शुरू हो जाएंगे और हो सकता है कि और पहले से ज्यादा हो, जैसा कि ट्रंप ने कहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा, पाकिस्तान मीडिएशन नहीं कर रहा है, पाकिस्तान एक वेन्यू है। सारे जो ड्राफ्ट वगैरह हैं वो अमेरिका ने दिए हैं, और पाकिस्तान को वेन्यू इसलिए बनाया गया है क्योंकि ईरान के देखिए जितने भी हवाई अड्डे हैं या जिसकी एयर स्ट्रिप्स हैं वो बिल्कुल ऑपरेशनल नहीं है। अमेरिका ने उन पे बहुत हमले किए हैं। तो अगर इजराइल ईरान के जो डेलीगेशन है वो बाई रोड पहुंच सकती है पाकिस्तान जो सबसे नजदीक है। दूसरी चीज, इसमें भूमिका रही है ज्यादातर चीन की। हालांकि चीन ने भी कल बात की है, तो चीन की भूमिका रही है और चीन का वर्चस्व पाकिस्तान में काफी है। तो केवल इवेंट मैनेजमेंट के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदारी दी गई है, उन मध्यस्थता में उनका कोई रोल नहीं है। तो वो किसी भी मतलब ताकत को, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो या अमेरिका हो, वो किसी को बाध्य नहीं कर सकते या किसी को परस्यू नहीं कर सकते। इसी पॉइंट पर वापस आते हैं सर। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ। वार्ता से पहले राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को चेतावनी कि अगर डील नहीं हुई तो दर्दनाक चोट देंगे। ईरान के पास अब कोई सेना नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिका के साथ युद्ध में हार गया है ईरान। अब देखिए, जब इस तरह की बातें हो गई तो फिर वही बात कि वार्ता से पहले, अब जब वार्ता वहां पर होनी है, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल तो वहां पर पहुंच चुका है, लेकिन उससे पहले जब इस तरह की बातें होंगी तो फिर कैसे बात बनेगी, ये देखने वाली यहां पर बात। और चलिए, अब इस्लामाबाद में होने वाली जो बैठक है उसमें अमेरिका ईरान की ओर से कौन कौन वो शामिल हो रहे हैं, कौन कौन इस बैठक का हिस्सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिकी डेलीगेशन की। तो जेडी वांस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और ये बहुत अहम भूमिका यहां पर निभाते हैं क्योंकि ईरान की ओर से उनका नाम सुझाया गया था। इधर अमेरिकी डेलीगेशन में और कौन है? स्टीव विटकॉफ, विशेष दूत हैं ये, और मिडिल ईस्ट में सारा जिम्मा जो है स्टीव विटकॉफ, और साथ ही साथ जेरेड कुशनर जो कि ट्रंप के सन इन लॉ हैं। ये इन दोनों के नाम से ईरान खार खाता है क्योंकि दरअसल इसके पूरे पीछे जो 40 दिन का ये पूरा युद्ध रहा उसके पीछे इन्हीं को बताया जाता है। ब्राइट कूपर की अगर बात करें तो ये यूएस सेंट्रल कमांड है, और ये अमेरिकी डेलीगेशन की तरफ से दरअसल वहां पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, ये पहुंच चुके हैं। अब ईरानी डेलीगेशन की अगर बात करें, हालांकि कोई बड़ा नेता अभी तक नहीं पहुंचा है, जो अभी तक की अपडेट है। और यहां पर जो जानकारी मिल रही है, मोहम्मद बाकिर गलीबाफ, जिनको इसमें शामिल होना था, ये ईरानी संसद के स्पीकर हैं। इसके अलावा अगर हम विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट चेहरा ईरान में, अगर आप ये कहिए कि कुछ भी इस वक्त हो रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा है। इसके अलावा मजीद तख्त खांची की बात करें तो ये उप विदेश मंत्री हैं जो इस डेलीगेशन का हिस्सा है। लेकिन उससे पहले ही किस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है, ऐसा लगता नहीं कि ये जो बातचीत है वो कहीं कुछ निकल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर ब्रिगेडियर दत्ता सर इस वक्त बने हुए हैं। दत्ता सर, ये पूरा हमने बता दिया कि डेलीगेशन, लेकिन ईरानी डेलीगेशन अभी नहीं पहुंचा है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो तमाम बातें जो हैं अभी भी उससे सहमत नहीं है ईरान। वो कह रहा है कि अगर आप इन बातों को मानते हैं तो ठीक है, वरना कोई मतलब नहीं है, बेमानी है बातचीत करना। बिल्कुल, मैं भी ईरान की जो सरकार है उसके साथ सहमत हूं, क्योंकि अगर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है तो अमेरिका और इजराइल को भी इसको ऑनर करना चाहिए। और ये कोई परमानेंट सीज फायर नहीं है, ये एक टेम्पररी ट्रूस है। अगर बातें अगर सही नहीं होंगी या जो पॉइंट्स अमेरिका ने या इजराइल ने या ईरान ने दिए हैं, क्योंकि जब वार्ताएं शुरू होंगी उसके बाद ही कोई मतलब उसमें एडिशन या डिलीशन हो सकता है या उसमें कोई अमेंडमेंट हो सकता है। डिलीशन तो बाद में आएगा, लेकिन वार्ता से पहले जिस तरह की प्रोवोकिंग स्टेटमेंट दी जा रही है लगातार अमेरिका द्वारा, क्या बातचीत सही में हो पाएगी? क्या टेबल पर इस तरह से आ पाएंगे? ये किस देखिए, इसमें
इसमें ज्यादा जरूरत जो है सीज फायर की अमेरिका को है, क्योंकि ईरान के पास अब बहुत ज्यादा कुछ खोने को है नहीं। क्योंकि आप ये देखिए जिस तरह से उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो करीब 60 से 70% तबाह हो चुका है, और ईरान आज इस डिक्टेटिंग पोजीशन में है कि मजीद जो डिस्ट्रक्शन है वो अमेरिका के खिलाफ जाएगा। अमेरिका का जो खर्चा हो रहा है, अमेरिका की जो साख है, अमेरिका का जो वर्चस्व है वो दिन पे दिन घटता जा रहा है, और ईरान इसी को एनकैश करने की कोशिश करेगा। क्योंकि ईरान में जिस तरह की तबाही हुई है, ईरान मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुका है। तो ये जो लेबनान के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि साहब ये सीज फायर हो, तो इजराइल भी इसमें एक स्पॉइल स्पोर्ट की तरह काम कर रहा है। हालांकि अमेरिका इजराइल को मनाने की काफी कोशिश कर रहा है। कल भी वार्ताएं हुई हैं इजराइल और अमेरिका के बीच में, चाइना की भी दखल देखी गई है। तो ये बता रहा है कि साहब जब तक देखिए आज अगर नेगोशिएशन होने हैं तो ईरान की जो शर्तें हैं उन्हें इनको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी जब नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठेंगे तब उसमें कोई इजाफा या कुछ उसमें कमी जो है वो की जा सकती है। लेकिन ईरान इस समय ठीक है, क्योंकि आप एक तरफ अब देखिए कल आज अगर वार्ताओं पे वो बैठे भी होते तो अमेरिका का कोई ठिकाना नहीं कि साहब वो पीछे जाके अटैक कर दे, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। ये पहले भी तो देखा हमने सर, युद्ध भी तो इसी तरह से शुरू हुआ था। 3 दौर की वार्ता हो चुकी थी, चौथे दौर की वार्ता वियना में होनी थी, लेकिन उससे ठीक पहले शनिवार का ही वो दिन था। इसीलिए मैं कह रही हूँ सर, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, और अगर आज कहीं कुछ डीरेल होता है तो कल का दिन, कल जब ये बैठक होती है और फिर रविवार को कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमला कर दें।